मैप्स आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। ये आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये आपको दिया जा रहा है, तो आप लोग इसमें देखेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मैप्स आईएएस एकेडमी ललितपुर। पाठ्यचर्या का अर्थ यानी पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है? पाठ्यचर्या अंग्रेजी के कैरिकुलम शब्द का रूपांतर है। क्या है? कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतर है। कैरिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूर से हुई है, जिसका अर्थ होता है रेस ऑफ कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान। अब नेक्स्ट देखेंगे आप लोग कि पाठ्यचर्या वह दौड़ का मैदान है जिस पर बालक अपने उद्देश्यों को पाने के लिए क्या करता है? दौड़ता है। अब देखेंगे कि अब भारत में एनसीपी कितनी आ चुकी हैं पहले भी, तो इसमें देखेंगे कि भारत में अभी तक 4 एनसीपी की रूपरेखा बन चुकी हैं। कितनी बन चुकी हैं? 4 बन चुकी हैं। और जो आपकी है ये 5, ये चौथी है आपकी 2005 वाली, ये चौथी है। तो प्रथम रूपरेखा कब आई थी? प्रथम आई थी आपकी 1975 में, दूसरी आई थी आपकी 1988 में, और तीसरी आई थी आपकी 2000 में, और चौथी आई आपकी 2005 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 1993 में यशपाल समिति ने बिना बोझ की शिक्षा की अनुशंसा की। और जो आपकी NCF 2005 है, ये चौथे नंबर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? NCF 2005 की अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने की है। और अगर इसके NCF 2005 के आपसे निर्देशक पूछ लिया जाए कि निर्देशक कौन थे, तो इसके आपके निर्देशक कौन थे? इसके निर्देशक थे आपके कृष्ण कुमार। ये इसके निर्देशक थे। अध्यक्ष आपके प्रोफेसर यशपाल शर्मा थे और निर्देशक आपके कृष्ण कुमार थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। NCF 2005 में सचिव कौन था? तो सचिव आपकी श्वेता उत्पल थी। कौन थी? श्वेता उत्पल सचिव थी। NCF 2005 की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का कार्यभार किसे दिया गया था? तो ये नामवर सिंह को दिया गया था। भाषागत जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने का जो कार्यभार सौंपा गया था, वो नामवर सिंह को सौंपा गया था। अब जो ये NCF है, ये किस पर आधारित है? तो NCF जो आपका है, ये रविंद्रनाथ के निबंध है। इनका कौन सा है? सभ्यता एवं प्रगति। इसके NCF जो बना है, इसके अनुसार बना है। रविंद्रनाथ के निबंध पर ये पूरी रूपरेखा इसी की है। तो NCF 2005 का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति के अनुसार किया गया है। अब NCF 2005 का निर्माण करने हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में एक संचालन समिति का गठन किया गया। अब जब संचालन समिति का गठन किया गया तो इसमें अध्यक्ष बनाए गए होंगे। तो कितने अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति में 35 अध्यक्ष थे। कितने थे? 35 अध्यक्ष थे। और NCERT के सदस्य कितने थे? NCERT के सदस्य आपके 3 थे। तो टोटल सदस्य आपके कितने हो गए? 38 हो गए। यानी जो यशपाल शर्मा की संचालन समिति का गठन किया गया था, उसमें टोटल कितने थे? 38 सदस्य थे, जिसमें संचालन समिति में 35 सदस्य थे और NCERT के सदस्य 3 थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके 38 सदस्य हो चुके हैं। NCF 2005 की रूपरेखा हेतु 21 यानी 21 फोकस समूहों का गठन किया गया। और NCF 2005 का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम MHRD मिनिस्ट्री भी कहते हैं, की पहल तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया। NCF 2005 के निर्माण की स्वीकृति कैब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा दी गई।
एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया। और एनसीएफ की जो समय समय पर समीक्षा करता है वो कौन करता है? ये भी एनसीईआरटी करता है। और ये जो आपकी इसका आधार क्या है? एनसीएफ 2005 का जो आधार है ये कौन सी पॉलिसी है? तो ये आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और 1992 को माना जाता है। एनसीएफ 2005 में जो प्राथमिक स्तर पर इस पे जोर दिया गया है वो कौन सी भाषा पर जोर दिया गया है? तो आपकी मातृभाषा पर जोर दिया गया है कि एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाए वो आपकी मातृभाषा में दी जाए। अब एनसीएफ के 3 सूत्र हैं, आपके त्रिभाषा सूत्र हैं जिन्हें हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। तो देखिए शिक्षा दी है आपको कि कौन कौन सी भाषाओं में दी जाए। तो देखिए पहला तो 3 सूत्र दिए हैं आपके। तो पहली तो शिक्षा ये है कि आपकी मातृभाषा में दी जाए, यानी जो आपकी स्थानीय भाषा है उस भाषा में दी जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आप गुजरात से हैं तो गुजराती में, पंजाब से हैं तो पंजाबी में। और दूसरा है आपका राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या है? आपकी हिंदी है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा किस में दी जाए? अंग्रेजी और फ्रेंच में। अब एनसीएफ का निर्माण 22 भाषाओं में किया गया है और 17 राज्यों ने इसे स्वीकार किया है। अब एनसीएफ किस पर जोर देता है? तो एनसीएफ जो है आपका ये करके सीखने के नियम पर जोर देता है, यानी करके सीखने के नियम पर क्या देता है? जोर देता है। अब एनसीएफ 2005 के 2 सूत्रों पर जोर दिया गया है। कौन से? ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी आपके जो पूर्व ज्ञान है, जो आपको आता है उस ज्ञान को नहीं आता है उस ज्ञान से जोड़कर आपको पढ़ाया जाए, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये 2 आपके सूत्र हैं। अब एनसीएफ 2005 संरचनावाद अथवा निर्मितवाद की अवधारणा पर बल देता है, जिसमें छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। इसमें क्या करता है? इसमें जो आपका छात्र है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक सिर्फ क्या है? शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है, ना कि निर्देशकर्ता की। अब एनसीएफ 2005 एक सामाजिक, सरल एवं सक्रिय प्रक्रिया है जिसके तहत सपनों के भारत को धरातल पर उतारना है। अब एनसीएफ का आपका एक सूत्र भी है। एनसीएफ का जो आपका मुख्य सूत्र है वो क्या है आपका? ये आपका मुख्य सूत्र है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है आपका? बिना बोझ के शिक्षा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? बिना बोझ के शिक्षा, यानी बच्चे पर बोझ नहीं डालना है, उसे सिखाना है, ना कि उस पर बोझ बढ़ाना है। तो बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी उसके जो बस्ते का भार है उसको हमें कम करना है, ना कि उसको बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एनसीएफ 2005 के तहत 5 अध्याय शामिल किए गए हैं और वो अध्याय आपके क्या हैं? पहला है आपका परिप्रेक्ष्य। ये परिप्रेक्ष्य है। ये क्या है? पहला परिप्रेक्ष्य सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या की क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था व आकलन, विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा हो, व्यवस्थागत सुधार। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। ये कौन कौन से सिद्धांत हैं ये भी देख लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो 5 आपके सिद्धांत हैं वो देख लें आप कि कौन कौन से आपके सिद्धांत हैं। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराया जाए, यानी जो विद्यार्थी है उसको रटने पर जोर ना दिया जाए, बल्कि क्या किया जाए? सीखने पर जोर दिया जाए। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ज्ञान है आपका वो विद्यालय तक ही सीमित ना रहे, उस ज्ञान को आपको बाहरी वातावरण से सीखना चाहिए। यानी जो आपको पुस्तक में दिया जाता है तो पुस्तक के हिसाब से आप बालक को ऐसे एग्जाम्पल दें जो बाहरी वातावरण में ही हों आपके। जैसे आप उसको क्या कर सकते हैं? किसी गाय का एग्जाम्पल दे सकते हैं, चूहे का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो आपके बाहरी वातावरण में हो ऐसे एग्जाम्पल आप उसको दे सकते हैं। और पाठ्यचर्या इस तरह की हो कि वह बच्चे को चहुमुखी, यानी चारों तरफ से बच्चे का विकास हो।
उसे अवसर प्रदान करे, ना कि पाठ्य पुस्तक के केंद्र बनाकर रह जाए। यानी पाठ्य पुस्तक को केंद्र नहीं बनाना है, यहाँ बालक को चहुमुखी विकास करना है आपको, और बालक को क्या देना है, अवसर भी देना है। अब परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए। परीक्षा को कैसा बनाया जाए, लचीला बनाया जाए, और कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। बच्चे में ऐसी अभिभावी पहचान का विकास हो जिससे लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं शामिल हों। यानी जो राष्ट्र में आपके घटित हो रही हैं जो चिंताएं हैं राष्ट्र की, वो इस पाठ्यक्रम में शामिल हों। NCF 2005 में 4 मुख्य विषयों को शामिल किया गया है। अब वो आपके विषय कौन कौन से हैं, तो वो विषय हैं आपके, पहला विषय है आपका भाषा, फिर दूसरा विषय है आपका गणित, तीसरा विषय है सामाजिक विज्ञान, और चौथा विषय है आपका सामान्य विज्ञान। तो ये आपके 4 विषय हैं जिनको शामिल किया गया है। NCF 2005 के अंतर्गत बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए सामाजिक अध्ययन में, अब ये जो आपका सामाजिक अध्ययन है इसमें आपके 4 सब्जेक्ट को लिया गया है, जिसमें आपका क्या है, राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, और क्या है, भूगोल है। चलिए NCF 2005 में 4 अन्य क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है। तो ये क्षेत्र आपके कौन कौन से हैं, पहला क्षेत्र है आपका कार्य, दूसरा क्षेत्र है आपका कला एवं पारंपरिक दस्तकारियाँ, तीसरा क्षेत्र है आपका स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, और आपका जो चौथा क्षेत्र है इसमें क्या है, शांति एवं योग है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शिक्षा संबंधी उद्देश्य, तो क्या आपके उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य देख लीजिए। तो पहला है आपका बालकों को सामाजिक बदलाव या परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। देखिए, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति हो, बालक क्या करे, दूसरों की भलाई तथा भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन का सामना करने के लिए बालक को उस योग्य बनाना चाहिए। अब बच्चों में विचार और कर्म की स्वतंत्रता हो। NCF 2005 के निर्माण के लिए 4 समितियों का गठन किया गया है। वो समिति कौन कौन सी हैं, आपकी निम्न समितियां हैं। पहली समिति है आपकी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा निर्मित, यानी जो सरकारी विद्यालय बनाते हैं, एक पहली समिति तो ये हो गई। और दूसरी समिति है आपकी गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा निर्मित। ये तो शिक्षक हो गए आपके, एक तो सरकारी शिक्षक हैं, दूसरे गैर सरकारी शिक्षक हैं। और तीसरी में क्या है आपका, तीसरी में है आपकी सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा, और गैर संस्थाओं यानी गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। तो 4 प्रकार के हो गए आपके। अब देखिए गुरु कि पाठ्यचर्या से आशय क्या है, यानी पाठ्यचर्या है क्या। तो पाठ्यचर्या वह दौड़ का मैदान है जिसमें बालक अपने शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है और शिक्षक के दिशा निर्देश में अनुक्रिया करता है। यानी पाठ्यचर्या वह दौड़ का मैदान है जिसमें बालक क्या करता है, बालक अपने शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु शिक्षक के दिशा निर्देश में अनुक्रिया करता है। यानी शिक्षक दिशा निर्देश देता है और बालक इस दौड़ में क्या करता है, दौड़ता जाता है। अब पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर क्या है, तो देखिए, शिक्षण के किसी विशिष्ट स्तर पर सिखाई जाने वाली एक विषय क्या है, एक विषय सिखाई जाने वाली एक विषय वस्तु का निर्माण करना पाठ्यक्रम कहलाता है, जबकि सभी विषय वस्तुओं की रूपरेखा, देखिए, एक विषय की कहे तो उसे क्या कहते हैं, एक विषय की कहे तो उसे कहते हैं पाठ्यक्रम, और यहाँ पे क्या कहे, जब सभी विषयों की कहे तो उसे क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या कहते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम एक संकुचित अवधारणा है जबकि पाठ्यचर्या एक व्यापक है। अब पाठ्यचर्या में आपके सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, जबकि पाठ्यक्रम तो आपका एक ही सब्जेक्ट एक पाठ्यक्रम है, तो उसमें एक ही आएगा। देखिए, प्रोवेल के अनुसार क्या है, पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का परिदृश्य है। प्रोवेल के अनुसार क्या है,
पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का परिदृश्य है। चलिए अब पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर देखिए। पाठ्यक्रम क्या है आपका? पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित है और पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या है आपकी जो वो शिक्षार्थी केंद्रित है। पाठ्यक्रम आपका अल्पकालीन है और जबकि पाठ्यचर्या क्या है आपकी? दीर्घकालीन है। देखिए पाठ्यक्रम आपका क्या है? संकुचित क्षेत्र है, जबकि पाठ्यचर्या आपका व्यापक क्षेत्र है। और देखो पाठ्यक्रम है जो आपका वो शिक्षकों द्वारा निर्माण किया जाता है, जबकि पाठ्यचर्या है वो शैक्षिक एजेंसियों द्वारा निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग। देखिए पाठ्यक्रम में क्या होता है? उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। पाठ्यक्रम क्या है? उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, जबकि पाठ्यचर्या क्या है आपका? पाठ्यचर्या आपकी उद्देश्य प्राप्ति का साध्य है। और पाठ्यक्रम मैंने आपको अभी बताया है कि पाठ्यक्रम एक ही विषय वस्तु की रूपरेखा है, जबकि पाठ्यचर्या सभी विषयों की रूपरेखा है। पाठ्यक्रम में शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, जबकि पाठ्यचर्या में क्या होता है? शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो पाठ्यक्रम में क्या है? शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करना। पाठ्यक्रम में शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करना, जबकि पाठ्यचर्या में क्या है आपका? पाठ्यचर्या में शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करना। पाठ्यक्रम में आपके शिक्षक शिक्षार्थी की क्रियाओं का समावेश है, जबकि पाठ्यचर्या में क्या है? विद्यालय के सभी संसाधनों का क्या है? समावेश है। यानी पाठ्यचर्या में आपके सभी विद्यालय के जो सभी संसाधन हैं वो आ जाते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में सिर्फ शिक्षक आता है और शिक्षार्थी आता है। पाठ्यक्रम पूर्ण करना है, यानी पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है, जबकि पाठ्यचर्या क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। चलिए पाठ्यचर्या के 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8 हैं। पहला प्रकार कौन सा है आपका? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। दूसरा है अनुभव केंद्रित पाठ्यचर्या। तीसरा है शिल्प केंद्रित पाठ्यचर्या और चौथा है आपका विषय वस्तु पर आधारित पाठ्यचर्या। और पांचवा है आपका क्या? सहसंबंध पर आधारित पाठ्यचर्या, क्रियात्मक पाठ्यचर्या, एकीकृत पाठ्यचर्या और कोर पाठ्यचर्या। तो ये आपकी 8 प्रकार की पाठ्यचर्या हो गई। अब पाठ्यचर्या के निर्माण, जो पाठ्यचर्या के निर्माण पर आधारित है वो भी देख लें आप। 6 प्रकार की हैं। तो कौन कौन से आधार हैं निर्माण के आधार? दार्शनिक आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक आधार है, ऐतिहासिक आधार है और एक आपका सामाजिक आधार है और 6वां आपका क्या है? सांस्कृतिक आधार है। चलिए विषय आधारित सुझाव या पाठ्यक्रम देखिए। तो पहला विषय कौन सा है आपका? गणित है। तो गणित में आपसे क्या कहा गया है? बालकों में गणना करने की क्षमता का विकास करने वाला हो, यानी गणित जो विषय है आपका कैसा हो? बालकों में क्षमता का विकास करने वाला हो, चिंतन पर जोर देने वाला हो और समस्या को सूत्रबद्ध करने वाला पाठ्यक्रम हो। इसमें रटने का कोई काम ही नहीं है, सीखना है, क्षमता का विकास करना है, चिंतन पर जोर देना है और समस्या को सूत्रबद्ध करना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विज्ञान विषय। विज्ञान विषय में क्या कहना चाहता है? खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करता हो, यानी खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करता हो, अज्ञान और अंधविश्वास को दूर करने वाला पाठ्यक्रम हो। यानी इसमें अज्ञान और अंधविश्वास ना हो, ये ना हो, सिर्फ क्या हो? खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करता हो। अब सामाजिक विज्ञान देखेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में आपसे क्या कहा गया है? तो सामाजिक विज्ञान में बालकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, सामाजिक वंचित वर्गों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का पाठ्यक्रम, सामाजिक मूल्यों का विकास, अच्छे विचारों को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम हो। जो सामाजिक विकास का हो क्या हो? प्रजातांत्रिक मूल्यों का पहली बात तो विकास करे, और जो समाज में जो वंचित वर्ग हैं उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखे। इसके बाद उसने कहा कि जो सामाजिक मूल्यों के अच्छे विचारों को बढ़ावा दे, बुरे विचारों से दूर रहे और अच्छे विचारों को बढ़ावा दे। चलिए अब अन्य जानकारियां देखते हैं। NCF 2005 के अनुसार विद्यालय के कैलेंडर तथा समय विभाग चक्र को लचीला बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग। स्कूल
के पुस्तकालय में स्थायी लेखकों, यानी जो पुस्तकालय है उसमें क्या हो, स्थायी लेखकों, लोक कलाओं तथा स्थानीय संस्कृति से संबंधित पुस्तकों को रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पाठ्य योजना से अभिप्राय उन सभी बातों का विवरण तैयार करना है जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष के अंदर निश्चित समय में पूरा करने की क्या करता हो, इच्छा रखता हो। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों में क्या हो, तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता करता हो। क्या हो, समस्या समाधान की, तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना है। अब एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि 10वीं की जो परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा होती है, वो परीक्षा कैसी हो, आपकी ऐच्छिक हो। और एनसीएफ 2005 की अवधारणा का संबंध मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय से है। क्या है, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय से है। नेक्स्ट देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर देना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक की भूमिका सिर्फ सुविधा प्रदाता की हो। क्या हो, सुविधा प्रदाता की हो। और एनसीएफ 2005 में आपका कंप्यूटर तथा पर्यावरणीय शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने का उद्देश्य रखा गया है। यह आपका चैनल है मैप्स IAS अकेडमी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान रखें कि जब सीटेट का पेपर होता है तो इसमें आपको सिर्फ क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग है, सिर्फ पॉजिटिव जाना है। जो भी आपका ऑप्शन पॉजिटिव की तरफ जाएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। नेगेटिव की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। और बालक कहीं भी गलत नहीं हो सकता, इसको भी ध्यान रखना है। बालक हमेशा क्या होगा, सही होगा। तो जहाँ भी बालक गलत कहने के, यानी ऑप्शन में आपको बालक गलत कहा जाए कि बालक ऐसा है या बालक गलत है, या बालक को फेल कर दिया जाए, या बालक पढ़ नहीं पाता है, बालक को पढ़ नहीं सकता है, तो ऐसी कोई भी उसमें आंसर सही नहीं होगा। बालक क्या करता है, बालक हमेशा सही होगा इसमें। तो मिलती है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।